हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू करने वाले हैं। और इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसके पहले शुरुआत करने से पहले हम ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट। ठीक है, और ये चैनल जाके ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी पीडीएफ फॉर्मेट जो भी हम लोग पढ़ाते लेक्चर में, उन सबके नोट्स यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाओ बच्चों फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नीचे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, मगर आप अपना नीचे एक कमेंट लिखो। ठीक है, कमेंट एक्सप्रेस करो। क्योंकि क्या है कि कमेंट एक्सप्रेस करने से जो यूट्यूब है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि जितना ज़्यादा कमेंट करोगे और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो उससे यूट्यूब ये वीडियो को ऊपर मतलब ऊपर लिस्ट करता है, तो ये ज़्यादा बच्चे देख पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले एक बार वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब ये जो है, ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला, ये हमने क्लास 8 में ही पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जिन लोग को दिक्कत थी ये चैप्टर में पहले से ही और उनको लगता है कि चैप्टर हार्ड है, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन मतलब मैं बहुत ही बेसिक से जाने वाला हूँ। ठीक है, तो एकदम मैं बस ये बोलूंगा कि पेन और कॉपी अपने साथ रखो और पेपर, जो कॉपी का पेपर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों पार्ट में लिखो। ओके, उससे क्या होगा, पेज कम वेस्ट होगा। और ज़्यादा नहीं, 50-100 पेज की कॉपी बना लो, उसमें आपका पूरा 10th का मैथमेटिक्स करा दूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम लोग करते जाओ। ओके, और ये इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे इसके। ठीक है, कि 8 से लेके 10 तक जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है इसमें, वो सब इसमें देख लेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है लाइंस का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब देखो, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन मतलब क्या? इक्वेशन मतलब कि कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें मैं इक्वल टू साइन डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज नथिंग बट व्हेन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू साइन, that algebraic expression is known as an equation. ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 2x + 3 = 0। ये इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद क्लास 8 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ये पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब इक्वेशन तो रहेगा उसमें, और वो इक्वेशन में क्या रहेगा? एक ही वेरिएबल रहेगा, और उस वेरिएबल की भी हाईएस्ट डिग्री क्या रहने वाली है? लीनियर रहने वाली है, मतलब वन रहने वाली है। ठीक है, तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कैसे होगा? देखो, the equation which consists of one variable and the highest degree of that variable is 1. ठीक है, that is known as the linear equation one variable. अब इसका लिखने का तरीका भी होता है, मतलब इसका कोई एक जनरलाइज फॉर्म भी होगा जिस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा लीनियर इक्वेशन का? दैट विल बी ax + b = 0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इक्वल टू दिया मतलब इक्वेशन है, एक वेरिएबल दिया मतलब ये वन वेरिएबल वाला है, और वेरिएबल के ऊपर कुछ डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? वन है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया? अब अगला हम लोग देखेंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल्स, हाँ इसके एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही लिखो, कुछ भी लो। यहाँ पे मैंने जैसे लिया 3x - 12 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। और उसके बाद दूसरा है 4x - 6 = 10। ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल।
ओके, तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही जो लिखा है वही छाप दो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब क्या? जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब है वही लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट 1 होगी, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग? देखो, the equation which consists of two variable and the highest degree of that two variable will be 1, ठीक है। अब इसको लिखने का भी कोई जनरलाइज या स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज, इसको दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो दो दो कौन से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में? देखो, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है, और वी कैन राइट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मगर मैक्सिमम केसेस में हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका भी कुछ एग्जांपल होगा, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले लिया है, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे जो आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या चैप्टर का नाम? जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब क्या? देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया था। पेयर मतलब क्या? जोड़ी, जैसे जूतों की जोड़ी होती है, ठीक है। कपल्स को क्या बोलते हैं? जोड़ी बोलते हैं। वैसे ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की क्या ये जोड़ी है, मतलब इसमें दो इक्वेशंस होंगे और दोनों इक्वेशन की एक जोड़ी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे तो क्या? देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इन ईच इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन, ठीक है, एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑल द वेरिएबल इज 1। दोनों इक्वेशन में जितनी भी वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही होगी, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहला हो गया आपका, इसमें पेयर है तो एक हो जाए, एक दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन का जो ए बी सी होगा, वो रियल नंबर को हमने लिया है a1 b1 c1, ठीक है। तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्डाइज फॉर्म यही होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब इसमें पेयर है इसलिए इसमें 1 डालना पड़ेगा और दूसरे में क्या डालना पड़ेगा हमें? दूसरे में 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी, इन टू वेरिएबल्स, ओके। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो, इसके एग्जाम्पल देख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दो पेयर लेने हैं बस, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। तो पहला हो गया 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड आप कुछ भी ले लो, 4x प्लस 9y प्लस 16 इक्वल टू 0। सिर्फ रिप्रेजेंट कराना है तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना? बस इतना ही बेसिक्स था इसका, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, लाइंस का मतलब क्या। जैसे कि क्लास 9th में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, तो उसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? वो स्ट्रेट लाइन एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो लाइन का, ठीक है। वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब वो इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लाइन में, ठीक है। तो वो लाइन का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लाइन को एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि दो इक्वेशन है, मतलब कितनी लाइन होगी? यहाँ पे दो लाइन होगी, ठीक है। अब ये दो लाइन को हम लोग कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। पहली क्या है? पहली ये है कि दो लाइन है, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक कॉमन पॉइंट में, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि दोनों लाइंस जो होंगी, दोनों लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल भी हो सकती है। तीसरा क्या है? तीसरा को इंसिडेंट भी हो सकती है। को इंसिडेंट मतलब क्या? देखो, जैसे कि पहला मैंने बोला था कि इंटरसेक्ट कर सकती है, पहला वाला, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बी एक्स कॉमा
y, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट आएगा क्या, यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, इसमें दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, इसका मतलब अगर दूर से आप देखोगे तो दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, कि एक के ऊपर एक है तो एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, को इंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं, ठीक। को इंसिडेंट मतलब जो एक के ऊपर इंसिडेंट हो चुकी है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम को इंसिडेंट। और इसमें कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, इसमें इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स बन सकते हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर कितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे तीन अलग अलग तरीके से हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल सकते हैं लाइंस का, ओके। अब इसको कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग इसको ग्राफ कर सकते हैं, वो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, कैसे प्लॉट करना है। अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो अभी आपको समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई नंबर रटने की जरूरत नहीं, जनरली क्या है नंबर रटते हैं कि भाई प्लॉट करना है तो इधर 3 4 डालो, इधर 5 6 डालो, कोई फायदा नहीं है वैसा, ठीक है। मैं एकदम बताऊंगा तो टेंशन मतलब देख लो पहले। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है देखो। द Aftab tell his daughter that 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है। तो यहाँ पे also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। तो हमें ये बताना है, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इस स्टेटमेंट को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है। एल्जेब्रिकली मतलब ये जो भी इंग्लिश स्टेटमेंट दिया है इसको हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिकली इसको कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट को। अब ध्यान से सुनना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़ो। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, दैट 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then, ठीक है। तो क्या बोला है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 times ओल्डर था एस यू वेर देन, ठीक है, जब के टाइम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आफ्ताब और डॉटर की प्रेजेंट एज लेनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि 7 साल पहले या 3 साल बाद कितनी एज थी। तो आज का प्रेजेंट एज तो लेना पड़ेगा। तो लेट सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years, ठीक है, और उसके डॉटर का हम लोग ले लेते हैं y years। तो 7 years अगो मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, दैट विल बी x-7, ठीक है। और उसकी डॉटर की भी कितनी हो जाएगी, y-7। मगर यहाँ पे क्या बोला हो कि तुमसे 7 times ओल्डर भी था मैं, ठीक है। तो 7 times मतलब 7 × y-7, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अब यहाँ से हमें पहला इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x-7 इक्वल टू 7 × y-7। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इससे हमें मिल जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे x-7 इक्वल टू 7 × y 7y 7 × 7 49 -49। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो -49 है उसको इस साइड लेके चले आऊंगा और प्लस एक्स को मैं इस साइड ले आऊंगा। तो प्लस एक्स जब इस साइड आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा और -49 विल बिकम +49 ऑन अनदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 49 - 7 विल बी इक्वल टू 7y - x, ओके। अब 49 - 7 will be 42, तो 7y - x will be 42 and this will be the first equation। समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आगे, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। तो आफ्ताब बोलता है कि 3 साल के बाद, 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद, मतलब क्या हुआ कि दोनों में 3 साल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। आज से उनका 3 साल और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आज की एज क्या दी है, उनकी एक्स दी है, आफ्ताब की एक्स है और उसकी डॉटर की क्या है, वाई है, ठीक है। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, दैट विल बी x+3, और आफ्ताब की x+3 और डॉटर की हो जाएगी
y प्लस 3, और आगे क्या बोला है वो 3 टाइम्स एस ओल्डर एस यू विल बी, तो उससे 3 टाइम्स ओल्डर भी रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 3 इंटू वाई प्लस 3 कर देंगे डॉट के इसमें। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे दोनों को, तो दैट विल बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इससे आपको मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3 ओपन करो, और यहाँ पे जैसी ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 3 9। ओके, सो दैट विल बी x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब क्या करना है, 3y को मैं इस साइड लेके चले जाऊंगा अपोजिट साइड में, तो दैट विल बिकम माइनस 3y, और प्लस 3 को इस साइड लेके आऊंगा तो दैट विल बिकम माइनस 3। ठीक है, सो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3, सो दैट विल बी x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, सो आपको दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपको एल्जेब्रिकली अपने सॉल्व कर दिया, अब क्या करना है, हमें ग्राफिकली करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए पहले दो टेबल बनाएंगे और दोनों को x और y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे, और y को जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ x करेंगे। ये कैसे आया, ये ऐसा है, देखो ये अगर समझ नहीं पा रहे हो कि ये कैसा है, तो इसका पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन क्या दिया है 7y माइनस एक्स इक्वल टू 42 है। तो अगर y के इसमें लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो प्लस एक्स है उसको इस साइड लेके जाएंगे तो सॉरी माइनस एक्स को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे जो 7y है उसको नीचे ले आएंगे, सो दैट विल बी 42 प्लस एक्स अपॉन 7। समझ में आ गया। अब देखो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, देखो सर कभी भी यहाँ पे आके बहुत बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि सर हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करें। दो चीज याद रखो, सबसे पहले कि हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है वो ऐसा नंबर करना है जिससे जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब यहाँ पे समझो मैं x में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, तो x में मैं ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करूंगा जो सबसे पहले फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नहीं आएगा तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि नहीं आने से क्या होगा कि अगर आ जाएगा तो आपको प्लॉट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब पहला चीज तो हो गया फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज, ऐसा नंबर लो जो जिसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं एक्स में, मैं ऐसा नंबर लूंगा यहाँ पे कि अगर मैं वाई में सब्स्टिट्यूट करूं इसमें, ठीक है, तो उसमें मेरा जो नंबर होगा वो बहुत कम आएगा। ठीक है, मतलब अंडर 10 में आना चाहिए। स्केल देख के देखो कि भाई यहाँ पे जो मैं स्केल लूंगा ये क्वेश्चन के हिसाब से स्केल भी चेंज होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन का जरूरत नहीं कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही लो। जैसे यहाँ पे मैं 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे मेरे को ज़्यादा जरूरत है नहीं। ओके, यहाँ पे आप कुछ और भी ले सकते हो कि 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मगर कोशिश करो कि यहाँ पे अगर तुम लोग सब यहाँ पे नीचे यहाँ पे ग्राफ में या टेबल में आप तुम लोग ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करो जिसकी वजह से जो y का नंबर आएगा वो कम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करके दिखाता हूँ। ठीक है, करके देखते हैं हम लोग। ये x दिया हुआ है, तो x में सबसे पहले मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर से 42 प्लस 0 अपॉन 7, सो दैट विल बी 42 अपॉन 7, और 42 अपॉन 7 क्या होता है बच्चों, दैट विल बी 6। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में मैं x में ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूँ जिसकी वजह से यहाँ पे कम है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ x इक्वल टू जो 7 से डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर 7 करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर 42 प्लस 7 हो जाएगा, दैट विल बी 49। ठीक है, तो अगर इधर x में मैं 7 करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 7 आएगा, तो 42 प्लस 7 विल बी 49, तो 49 अपॉन 7 विल बी 7। समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन देख के आपको ये जहां पे आप सब्स्टिट्यूट करने आ रहे हो उसके हिसाब से नंबर लो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसके हिसाब से नंबर लो, जिसकी वजह से मेरा जो ऐसा नंबर लो जिसकी वजह से जो दूसरा नंबर होगा वो जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा उससे जो y का वैल्यू होगा वो एकदम कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैं x को 0 लूंगा। ठीक है, तो y कितना आएगा, इधर -2 आएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे
मैं अगर x को 3 ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, y विल बी -1। ठीक है, तो आ गया एकदम सिंपल सा। ओके, तो अब इसको सबसे पहले जो ग्राफ दिया हुआ है उसको हम लोग ये 1 सेंटीमीटर में बांट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, और ऊपर थोड़ा एक और 7, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये 7 तक जा रहा है, तो 7 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, जनरली जो y एक्सिस होगा उसमें 7 7 ऊपर होना चाहिए, तो नीचे भी सेम सेम होना चाहिए दोनों नंबर। अगर ऊपर भी सेम नंबर वो 7 है तो नीचे भी 7 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हुआ नहीं है मगर ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला है 0,6। ठीक है, एक एक को लिख के हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते आएंगे। ओके, तो सबसे पहला दिया हुआ है 0,6। ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस में क्या है, 0 है, और y एक्सिस में क्या है, +6 है, तो ये वाला आ गया आपका नंबर। ठीक है, तो दैट विल बी 0,6। अब दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है 7,7। ठीक है, तो यहाँ पे x में भी 7 है, तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा मेरे को 7। ओके, ये 7 दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो ये इधर से जाके इधर आ रहा है। ठीक है, तो इधर कुछ नंबर आ जा रहा है 7,7। तो यहाँ से जब लाइन बनेगी तो दैट विल बी लाइक दिस, इसका इक्वेशन ये ऐसा बनने वाला है। ओके, समझ में आया, ऐसा लाइन बनेगा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, विच इज 7x - y = 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x मैंने 0 लिया तो y क्या आया, -2। देखो माइनस में आ सकता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से वो बता दे रहा हूँ कि अगर मैं x में ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जिसकी वजह से y में दो चीज, एक तो वो होल, एक तो वो ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में आके बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कोशिश करो कि अगर स्केल छोटा है आपका, ठीक है, तो स्केल के हिसाब से देखो कि अगर मैं ऐसा नंबर डालूँ जहाँ पे यहाँ पे नंबर छोटा है तो कोशिश करो कि वही नंबर डालो। ठीक है, ऐसा भी देख सकते हो, या रैंडमली भी डाल सकते हो, मगर रैंडम डालने का नुकसान क्या है कि अगर नंबर फ्रैक्शन में आ गया या बड़ा आ गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग ऐसा देखते हैं। अब ये कैसे देखते हैं, इसको थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करके, भाई अगर मैं इधर 0 डालता हूँ तो -2 आएगा, फिर ऐसा कौन सा नंबर डालूँ कि यहाँ पे 3 डालता हूँ तो यहाँ पे -1 आ जाए, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 6 डालूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर x = मैं 6 लेता तो क्या आता, 0 आता। तो ये थोड़ा माइंड गेम है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं। और ये कैसे देख पाओगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। नॉर्मली तुम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन माइंड से करते हो ना, तो वही चीज है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके देखना है माइंड में कि इससे क्या आंसर आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो वही नंबर ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा भी हमने कर दिया 7,7, ये दो इक्वेशन का हो गया। ठीक है, पहली इक्वेशन का हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन का हम लोग का देखते हैं, तो उसका सबसे पहला क्या दिया है, 0,-2 दिया है। ठीक है, तो x में क्या है, ये x में तो रहेगा ये 0, और y में रहेगा ये -2, तो ये आएगा इधर। ओके, सो दैट विल बी 0,-2। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0,-2। ठीक है, अपोजिट साइड लिख देता हूँ 0,-2।
अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, तो x हो गया आपका 3 और y हो गया आपका -1, तो ये इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आएगा इधर, ये -1 आपका इधर और x इक्वल टू 3, ये हो गया आपका स्पॉट, तो दैट विल बी 3, -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आपको दिख रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये मत पूछना कि ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, उसका डिग्री 1 है वेरिएबल का, तो इसलिए। ओके, समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कैसे प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा माइंड का गेम है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस दिमाग लगा के कोशिश करना है कि हमें एकदम कि ऐसा नंबर मिले या कि वो होल नंबर ना हो, ठीक है। और अगर कम नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर ले लो, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें एल्जेब्रिकली प्लस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है, बैट और बॉल दिया है, तो एक को हम लोग x ले लेंगे, दूसरे को हम लोग y ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे बैट को x ले लेते हैं, वो बॉल को y। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्रिकेट कोच जो होता है वो सबसे पहले 3 बैट खरीदता है, मतलब 3x प्लस 6 बॉल 6y इक्वल टू 3,900, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर उसके बाद जाके वो खरीदती है एक बैट प्लस 3 बॉल इक्वल टू 1,300, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जो मैं पिछली बार बात कर रहा था कि आपको थोड़ा माइंड में सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आपको डालना है। अगर आप रैंडमली भी डाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, 1 2 डाल दो, मगर उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन नहीं आने के लिए थोड़ा माइंड में आपको सोच के डालना पड़ेगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए, बड़ा नंबर भी आएगा तो एक बार चल जाएगा, मगर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज देखना है, मैंने क्या बोला था, माइंड में पहले सोच के रखना है, जो भी लिख रहे हो थोड़ा सोच सोच के लिखो, ठीक है। कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये आपको पहले ही थोड़ा पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ओके, कि पढ़ के समझ में आए कैसे करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900 दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 को तीनों से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 39 भी 3 से डिवाइड होता है। कैसे, 13 की टेबल में आता है 39, ठीक है, 13 3 ज़ा 39, तो 39 से 3 डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अब मैं डिवाइड कर क्यों रहा हूँ, डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको इसमें जब मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा आगे टेबल में डाल के, तो वो बहुत इजीली हो जाएगा मेरे से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग ये किए हैं, ओके। तो ये हो गया आपका, सॉरी 13 3 ज़ा 39, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अगर इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, ओके। अब एक आपको मिला x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और दूसरा मिला है आपको x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको हम लोग टेबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल 1300, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, अगर इधर x इक्वल टू, तो यहाँ पे x लिया और y क्या हो जाएगा, y विल बी 1300 माइनस x अपॉन 2, दूसरे में 1300 माइनस x अपॉन 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1300 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, 1300 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 से सब्स्टिट्यूट करूँगा, x की जगह 0 ला लूँगा, तो क्या आएगा इधर 1300 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1300 अपॉन 2, सो दैट विल बी 650, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 650। अब यहाँ पे अब टेबल, हाँ एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि टेबल में जो नंबर आएंगे ना उसके हिसाब से ही
एक यूनिट डिसाइड करना। स्केलिंग तभी करना ग्राफ की जब आपका एक बार टेबल रेडी हो जाए, ठीक है। ऐसा मत करना कि ग्राफ में पहले से स्केलिंग कर दी फिर उसके बाद टेबल हम लोग ड्रॉ करके सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, वैसा मत करना। सबसे पहले एलजेब्रा का जितना भी पार्ट है वो पूरा खत्म करो, पहले टेबल सॉल्व करो। टेबल जब हो जाएगा उसके बाद ग्राफ में स्केलिंग करके फिर उसका ग्राफ बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 650 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं एक काम कर सकता हूँ, x को 300 ले सकता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 300 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x को मैं 300 लेता हूँ तो इधर क्या आएगा 1300 माइनस 300 डेट विल बी 1000 अपॉन 2, डेट विल बी 500, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 300 लेता हूँ x की जगह, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे 1000 अपॉन 3 आएगा। तो यहाँ पे अब आ जा रहा है फ्रैक्शन में, तो ये नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पे 400 से माइनस करूँगा, तो इधर क्या आएगा 900 अपॉन 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 400 लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 900 अपॉन 3, तो दैट विल बी 300, ठीक है। अब अगर दूसरा देखता हूँ तो यहाँ पे मैं 100 से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर x की जगह मैं 100 ले लूँगा तो 1300 माइनस 100 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और 1200 अपॉन 3 विल बी 12 को अगर 3 से डिवाइड करना तो कितना आएगा 4 आएगा, और आगे सिर्फ 0 लगा देना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें चारों मिल गए, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको देखने में पता चल रहा है कि स्केलिंग कैसी होगी। स्केलिंग होगी यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो स्केलिंग होगी वो 100 से शुरू होगी, फिर उससे ऐसा करते 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 मैक्सिमम 1300 तक लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका दिया हुआ है, ठीक है। 1300 तक भी लेके जा सकते हो, या यहाँ पे हम लोग जैसे 700 तक ही कर रहे हैं तो यहाँ पे 700 तक लेके जा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 700 तक लिख देंगे, ठीक है। वो कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सही करे तुम लोग। अगर ये सही कर दिया तो बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 200 300 400 500 और 600, ठीक है। अब दोनों प्लस में तो प्लस में लेने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर 7, ठीक है। तो यहाँ पे 100 200 300 400 500 600 और ऊपर 700, ठीक है। अब देखो पहला वाला क्या दिया है, पहला दिया है 0,650, तो x की जगह 0 है और यहाँ पे है 650, तो 650 कहाँ पे आ रहा है, 650 आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसको ब्लैक से करता हूँ समझ में आएगा। ये आपका है 700 और 600 के बीच में आएगा 650, और x एक्सिस में तो 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0,650, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा है x इक्वल टू x 300, x क्या है 300 है, ठीक है। 300 500, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 300 आएगा और y की जगह क्या आएगा 500, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 500 ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जाओगे और ये हो गया आपका 300, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 300 500, ठीक है। तो इसका जो भी ग्राफ होगा वो ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस अगर लंबी होगी यहाँ पे, अगर हम लोग एक्स एक्सिस को थोड़ा लंबा कर देंगे तो यहाँ पे किधर क्रॉस होगा एक पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, मगर ये बात समझ में आ गया ना कैसे बनाना है, ठीक है। अभी दूसरा बचा है, दूसरा भी बता देता हूँ तुम लोग को। और ये इसका जो इक्वेशन होगा ये तो आपको पता ही है, पहला इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है इसका, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो
दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है 400, 300, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज 400, 300। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में 400 है और वाई एक्सिस में 300 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 400, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस का 300 इधर जाएगा, ये रहा एक्स एक्सिस का 400। तो ये हो गया आपका 400, 300, ठीक है। 400, 300, ओके। अब लास्ट वाला क्या है, 100, 400, ठीक है। दैट इज 100, 400, ओके। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में है 100 और वाई एक्सिस में 400, तो ये इधर आएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 400 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो ये इधर आएगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा टाइप का कुछ बनेगा, यहाँ से क्रॉस होके आगे से ऐसा कुछ एक पॉइंट में क्रॉस होके वो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको अगर आप लोग ग्राफ में बना लोगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से वो इंटरसेक्ट होके जा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द 2 kg ऑफ एप्पल एंड द 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द डे वाज फाउंड टू बी 160, ठीक है। 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर का कितना दाम है, 160 रुपए है। और एक महीने बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो अंगूर का कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। तो हमें इसी को एल्जेब्रिकली और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्पल दिया हुआ है उसको हम लोग ले लेते हैं x, ग्रेप दिया हुआ है उसको ले लेते हैं y। तो यहाँ पे कितना दिया है, 2 किलो ना, 2 kg, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 kg ऑफ एप्पल्स, एप्पल क्या है x है, तो 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 1y इक्वल टू कितना है, 160 है। यह आ गया मेरा इक्वेशन 1। दूसरी एक महीने बाद गई तो कितना पता चला उसको, उसका हो गया 4 किलो का एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स कि कितने हुए, 300, ठीक है। अब यहाँ पे चलेगा थोड़ा दिमाग, जो मैंने आपको बोला था कि माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन जब लिखते हो तो उससे पता चल जाता है कि इधर डिवाइड करना है कि नहीं करना, ठीक है, कैलकुलेट करना है कि नहीं। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है कैसे, ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है यहाँ पे हम सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 4x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 300 upon 2. So that will be 2x plus y equal to 30 कब जाता है 2 के टेबल में, 15 के जाता है, ठीक है। 15 टू द 30 और आगे एक और जीरो है तो एक और जीरो लगा दो, तो दैट विल बी 150, ठीक है। और ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ओके। तो आपको दो इक्वेशन मिली, सबसे पहला मिला आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, सेकेंड मिला आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ओके। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब यहाँ पे एक बात देखो कि यहाँ पे मैंने पहले से ऐसे करके रखा हुआ है, मैंने इसको आगे कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये आपकी मर्जी है, वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अगर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि फिर कैलकुलेशन ईजी पड़ जाता है, जो पिछले उसमें पड़ा था। समझ में आया, माइंड में इतना फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिंपल से आप कैलकुलेट कर दोगे पहले ही, तो आगे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ओके। अब यहाँ तक मैंने कर दिया आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व, ठीक है। आगे आपको टेबल में फिल करना है और उसके साथ साथ ग्राफ में प्लॉट करना है, ये आपका होगा होमवर्क। और इसके साथ एक और होमवर्क दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो एक ये टेम्पररी मतलब एक रफ टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ग्राफ पेपर में एक अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करो और मेरे को पिक्चर क्लिक करके टेलीग्राम में भेज दो, ठीक है। नीचे आपका नाम भी लिख दो और टेलीग्राम में भेज दो, ओके। उससे क्या होगा, अगर कुछ गलती होगी तो मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। चलो तो वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, सुरक्षित रहो और खुश रहो, ठीक है। चलो बाय।